हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज आपके लिए हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, और थर्ड नंबर में हम पढ़ेंगे कि अगर हम दो बल्ब को आपस में सीरीज में जोड़ेंगे या फिर पैरेलल में जोड़ेंगे तो कौन सा बल्ब ज़्यादा लाइट देगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एक बेसिक लेक्चर होता है ना, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में सिंपल सर्किट पढ़ेंगे, जैसे कि किरचॉफ्स लॉ हो गया है ना, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हिटस्टोन ब्रिज वगैरह। ये सब चीज़ जो है सिंपल सर्किट में आता है और उसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। तो आज तक के हम लोग बेसिक लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं। और जो टेस्ट की बात हो रही थी कि एक टेस्ट लिया जाएगा इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से, तो अब तक के जो भी करंट में पढ़ाई हुई है ना, लेक्चर 1 से लेकर के आज तक के लेक्चर में जितना भी करंट के बारे में पढ़ाया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन से शुरू करके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज तक के जो भी पढ़ाया गया इन सारी चीज़ों से टेस्ट होगा आपका। और कुछ ऐसा जो है इलेक्ट्रोस्टैट का भी कुछ क्वेश्चन ऐड रहेगा। जैसे इस तरह से 70-30 रख लो कि अगर मान लो 70% इलेक्ट्रिक करंट से है तो 30% रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट से। तो दोनों चीज़ को आप कंबाइंड करके स्टडी कीजिएगा। और टेस्ट में बहुत अच्छा प्राइज भी रखा गया है, और वैसे प्राइज सरप्राइज है तो अभी हम बताएंगे नहीं। जब हम टेस्ट का डेट अनाउंस करेंगे ना टेलीग्राम पे, तो आपको बता दिया जाएगा कि टेस्ट किस डेट में है और क्या उसका प्राइज है ना। तो प्राइज पे ध्यान लोगों का ज़्यादा रहता है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग लगाइएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हिंदी में अगर देखें तो इस तरह से लिखेंगे, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। है ना, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करते हैं, कोई भी तार हो, है ना, और कोई भी सोर्स हो, वो सोर्स हमारा बैटरी हो सकता है, वो सोर्स हमारा सेल हो सकता है, या फिर हम पावर वाला सोर्स जो घरों में इस्तेमाल करते हैं ना। तो किसी भी सोर्स से हम अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार जो है ना, कुछ देर के बाद धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू होता है। ये चीज़ सब फील किए होंगे। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिक करंट पहुंच रही होगी तो आप फील करते हैं कि अच्छा, देखते हैं कि कभी तार गर्म हो गया, कभी कभी आग भी लग जाता है ना, सट जाएगा 2 वायर तो आग भी लग जाता है। तो हिट वाला जो है ना, हीटिंग जो है सब लोग फील करते हैं। तो उसी हीटिंग को हम पढ़ेंगे आज, उसी हीटिंग इफेक्ट को हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब सिंपल जानो तो अगर किसी तार में धारा प्रवाहित किए और वो तार गर्म होने लगा, उस घटना को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब हम ये यहाँ पे पता करेंगे कि उस तार में उष्मा कितना आएगा, है ना, हीट एनर्जी जो आएगा वो कितना एनर्जी आएगा, कितना करंट देंगे तो कितना हीट होगा, कितना करंट देंगे या फिर कितना रेजिस्टेंस होगा वायर का तो कितना हीट ज़्यादा आ जाएगा, कितना देर तक के करंट देंगे तो हीट आएगा। वो सारा चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सिंपली आप समझ गए हैं, लिख देते हैं यहाँ पे एक लाइन में कि किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है, किसी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तब तार गर्म होना शुरू होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि ये किस तरह से, क्यों मतलब हिट होता है ना। वायर को हम जब करंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हैं, है ना, जैसे कोई तार है, ये वाला तार है आपका, और इस तार को हम एक बैटरी से लाके जोड़ दिए, V वोल्ट की बैटरी से लाके जोड़ दिए। तो जैसे ही हम तार को V वोल्ट की बैटरी से जोड़े तो ये तार हिट क्यों होना शुरू हुआ, है ना, हिट कहाँ से होगी। हम तो बैटरी से ना वोल्टेज लगाए हैं,
करंट दे रहे हैं, इसमें आई करंट पास कर रहा है, सपोज इसकी रेजिस्टेंस आर है, हम तो करंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हीट कहाँ से आया, गर्मी कहाँ से आया, हम तो अब तक के ये जान रहे थे कि हीट सिर्फ है ना गैस चूल्हा पे हो सकता है या फिर अगर लकड़ी को जलाएंगे तब होगा। यहाँ पे कैसे हीट आता है, तो देखो यहाँ पे हीट, अगर आप बचपन में या फिर कभी भी ऐसा कुछ किए होंगे कि पत्थर को पत्थर से टकरा करके अगर आग लगाए होंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा कि जब दो चीज़ में टक्कर होता है, घर्षण जब होता है ना, तो घर्षण से आग पैदा होता है, हीट पैदा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, दो चीज़ को जब भी हम घर्षण करेंगे ना, अगर हम हाथ ही से अपने दोनों हाथ को अगर रगड़ते रहे ना बहुत देर तक के, तो देखेंगे हाथ जो हाथ में हीट हो जाएगा ना, हाथ में गर्मी आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे होता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर पे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में अप्लाई किए, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन मिलता है, फोर्स लगता है तो वो एक्सेलरेट होना शुरू होता है। एक्सेलरेट पूरे सर्किट में नहीं होता, आपको हम पूरे चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करवा चुके हैं कि कैसे कैसे वो चलता है, मूव करता है ना। तो बेसिकली आपको हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कर्नल यानी कि पॉजिटिव आयंस होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होंगे, है ना। वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस, क्योंकि कोई भी मटेरियल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मतलब दोनों तरह के चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऐसा समझ लो। तो इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें धन आयन भी है, पॉजिटिव आयंस भी है, यानी कि धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है, ठीक है। और जैसे फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू होता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मतलब ऐसे समझ लो, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी जो है एनर्जी देती है इलेक्ट्रॉन को। पहले से इलेक्ट्रॉन भूखा है ना, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़ दिए तो बैटरी क्या दिया, उसको ऊर्जा दिया, खाने के लिए दिया। तो जैसे इसको खाने के लिए दिया तो खा पी करके मस्त होकर के भागना शुरू किया, और ये भागता है बहुत तेजी से। लेकिन जब ये बहुत तेजी से भागता है ना, तो आगे जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इससे इलेक्ट्रॉन टकरा जाता है, तेजी से गया और टकराया, है ना। तो जैसे टकराता है तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अपना पूरा एनर्जी उसको देता है, कर्नल को देता है। मान लो कि 100 जूल से ये भागा तो ये 100 जूल इसको दे दिया, फिर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही तो फिर इधर भागा, फिर इसको दे दिया, फिर इधर भागा, इधर दे दिया इसको, फिर ऐसे ऐसे करके मूव करना शुरू करता है। वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ना चाह रहा होगा तो ये इससे टकराया, फिर ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे निकल गया। वैसे ये इलेक्ट्रॉन, अब सोचो कि इसमें इस कंडक्टर में लाखों अरबों इलेक्ट्रॉन है और सब के सब इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से टक्कर होती रहता है। तो सोचो कितना टक्कर हो रहा होगा यहाँ पे, और हर बार जो टक्कर हो रहा था हर बार अपना एनर्जी दे रहा है। और वही एनर्जी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अपना कौन सा एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसको मिलता है ना, तो वो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टक्कर से हो रहा है। जैसे हम पत्थर को टकराते हैं तो हम अपना एनर्जी पत्थर को दे रहे हैं, लेकिन वो पत्थर एनर्जी कहाँ भेजेगा, तो पत्थर क्या करता है, वो हीट में एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी बैटरी दिया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के आगे बढ़ना चाहा, भागना शुरू किया, तो रास्ते में जो जो मिला उसको कर्नल उससे टकराते गया, और इसको जो एनर्जी मिला वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। और जिसके कारण क्या होता है, तार धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू हो जाता है ना। और वो गर्म होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आ रहा, चलो ठीक है, यहां तक के क्लियर है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना हीट पैदा करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कैसे हीट होता है, क्यों होता है। अब फिर से हम सर्किट लेते हैं और उसको इतना खिचड़ी नहीं बनाएंगे, है ना, ठीक है। अब जनरली समझते हैं कि हीट जो होता है तो वो हीट कितना आता है। अभी हम समझे यहाँ पे कि हीट कैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन टकराया, टकराने के बाद अपना एनर्जी दिया। क्या किया इलेक्ट्रॉन, एकदम यहाँ से समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन टक्कर किया, जोर का टक्कर हुआ। टक्कर होने पर इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज किया, तो अपना एनर्जी दिया, है ना, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिलीज किया वो। और यही इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट एनर्जी में। तो ये प्रोसेस को आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन टक्कर होता है, टक्कर होने के बाद वो अपना एनर्जी दिया और बाद में वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। चलो अब देखते हैं, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है या एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, है ना। जैसे हम मान लो कि हम एक बल्ब को एक बैटरी से जोड़े हैं, तो बल्ब भी तो हीट होता है,
बल्ब देखिए 100 वाट वाला बल्ब तो और अच्छा से क्लियर हो जाता है। हैलोजन देखते हैं वो कितना हीट होता है ना। तो चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, कुछ भी हो, सब के अंदर कुछ ना कुछ हीट आती है। तो वैसे ही हम एक रेजिस्टेंस ले लिए हैं, लोड रेजिस्टेंस का मतलब आप कुछ भी सोच लो, इसको बल्ब मान लो, पंखा मान लो, जो आपके मन में है। अब इसको हम क्या किए, एक बैटरी से लाके जोड़ दिए। बैटरी से जोड़ सकते हैं, मेंस से जोड़ सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट भी अप्लाई करेंगे तो भी हीट होगा, डीसी करंट अप्लाई करेंगे तो भी हीट होगा। चलो हम फिलहाल बैटरी से जोड़ दिए, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, करंट कितना बहने लगा I, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R। ठीक है, अब हमको देखना है कि इस रेजिस्टेंस में या इस लोड रेजिस्टेंस में जो भी डिवाइस लगा हुआ है इसमें कितना हिट आएगा, कितना उष्मा आएगा, इस उष्मा को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन लिख लेते हैं कि माना एक तार जिसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध इसका R, इसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर कितना धारा प्रवाहित होने लगा, I धारा प्रवाहित होती है तब। ठीक है, अब हम लोग को हिट बनाना है, हिट चेक करना है कि कितना हिट हुआ। तो हिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये बैटरी कितना एनर्जी खर्च किया चलाने में, इस I धारा को चलाने में कितना एनर्जी खर्च किया। बिना एनर्जी का तो कुछ होगा नहीं, है ना, बिना एनर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता है। हम भी नहीं चल सकते हैं बिना एनर्जी का, जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं, 20 दिन तक के मेरा खाना पीना बंद कर दे हम चल नहीं सकेंगे। तो वैसे ही है कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए, अपना स्थान बदलने के लिए एनर्जी चाहिए ही। ठीक है, बिना एनर्जी का नहीं। तो वैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करने के लिए सेल एनर्जी लगाता है, उसको हम लोग EMF कहते हैं, आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पे हम वोल्टेज से भी काम चला सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से भी, कि हम इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चलाने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बुरा मत मान लीजिएगा जो आगे पढ़ लिए होंगे EMF वाले चीज़ को। तो ये बैटरी कितना एनर्जी खर्च किया, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो कि ये I धारा बैटरी T सेकंड तक के देता है। कितना सेकंड तक के देता है, T सेकंड तक के देता है ना। मान ले कि I धारा बैटरी जो है T सेकंड तक, क्योंकि हमको चेक करने के लिए एक टाइम तो चाहिए ना, प्रॉपर टाइम की कितना देर में हिट हो गया, तो T सेकंड तक प्रवाहित, ठीक है, करता है। तब अगर मान लो कि I धारा को ये T सेकंड तक के चलाता है तो आवेश कितना जाएगा, तब आवेश कितना ये चलाएगा, तो Q बराबर IT, I बराबर Q बटा T पढ़े है ना। तो आवेश कितना चलाएगा, T सेकंड, धारा कितना प्रवाहित हो रहा है I, तो आवेश कितना हो गया, Q बराबर IT हो गया। यहां तक के क्लियर है। अब देखो बैटरी को इसमें आवेश को चलाने में ऊर्जा जो खर्च करना पड़ता है, वो ऊर्जा यानी कार्य जो करना पड़ता है, वो कार्य कितना होता है, W बराबर Q इंटू V। ये भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कितना बार डिस्कस किए, क्वेश्चन भी कई बार किए, है ना। तो कितना ऊर्जा उसको खर्च करना पड़ता है, Q इंटू V, कितना काम करना पड़ता है, Q इंटू V, जितना काम करना पड़ रहा उतना एनर्जी खर्च हो रहा। तो W बराबर Q इंटू V, Q का वैल्यू कितना है IT, तो W बराबर हो जाएगा, Q के जगह पर रखेंगे IT और इंटू हो जाएगा V, तो टोटल W कितना आएगा, VIT। अब इस बैटरी को I धारा T सेकंड तक चलाने में, T सेकंड तक प्रवाहित करने में कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ा, VIT, कितना काम करना पड़ा उसको, VIT। इस बैटरी को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच I धारा प्रवाहित करने में T सेकंड तक कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा, VIT। और हमने क्या पढ़ा है कि जितना एनर्जी खर्च करना पड़ता है वही एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में। तो एनर्जी कितना खर्च करना पड़ा, VIT। अब यही ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। अब यही ऊर्जा इस तार में धीरे धीरे करके उष्मा में बदलना शुरू हो जाता है। यही ऊर्जा तार में उष्मा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है तक? अब तक के ये काम था, इसी को हम एनर्जी भी बोल सकते हैं, है ना। U भी लिख सकते हैं यहाँ पे, U बराबर VIT, इतना खर्च किया होगा। जैसे SC वर्मा वाला बुक में U आपको दिख जाएगा वहाँ पे, है ना।
अच्छा, बाद में अगर बोलेंगे कि टर्मिनल वगैरह में तो EIT EMF भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे जानो, कंफ्यूज मत होना, W बराबर VIT। अब ये W क्या बन गया? उष्मा। उष्मा को किससे लिखते हैं? S से, तो नाम बदल गया इसका, है ना। W क्या बन गया अब? उष्मा। जैसे अब एक आम आदमी आम रहता है, जैसे वो है ना डॉक्टर बन गया तो उसके नाम के साथ में डॉक्टर लगा देते हैं, तब ये काम क्या बन गया? उष्मा बन गया, तो उष्मा लगा देंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा? VIT। अब ये उष्मा बन गया, H का फॉर्मूला आ गया VIT। अच्छा, इसी फॉर्मूला को अपने हिसाब से हम क्वेश्चन बनाने के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में VI ना दिख करके हमारे क्वेश्चन में R भी आ रहा हो, है ना, VR R आ रहा हो, या फिर I और R दिया हुआ क्वेश्चन में, I और R पता है लेकिन V ने हमको पता है और हमको उष्मा निकालना है, तो हम ओम के नियम से, चूंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो हम V के जगह पे अगर हम IR पुट कर देंगे तो IR फिर इंटू I, तो I गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर RT। तो H का ये भी फॉर्मूला बन गया, I स्क्वायर RT। अच्छा, अगर कहीं पे हमको V दिखे और R दिखे लेकिन I नहीं दिखे, T तो सब में आएगा, टाइम तो सब जगह पर रहेगा ना, लेकिन I नहीं दिखे, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि हमको I को हटाना है। तो I को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? V बटा R यूज करेंगे। तो I के जगह पे V बटा R यूज करेंगे इंटू T। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V को V से गुना किए तो V स्क्वायर, उसके बाद T बटा, तो H का फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर T बटा H बराबर I स्क्वायर RT। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो उष्मा आ रहा है ना, ये उष्मा किस चीज़ में आ रहा है? तो देख रहे हैं कि ये जो W आ रहा है, वर्क जो आ रहा है, ये वर्क जूल में आ रहा है। किस में आ रहा है? वर्क जूल में। तो उष्मा भी किस में आ रहा है? जूल में। तो यहाँ पर जो ये सब फॉर्मूला है ना, ये सब फॉर्मूला उष्मा जो जनरेट करेगा, हीट जो जनरेट करेगा, वो किस चीज़ में जनरेट करेगा? जूल में। लेकिन कई बार हमारे क्वेश्चन में ऐसा होता है, कई बार बिहार बोर्ड ही अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा है कि उष्मा आप कैलोरी में ज्ञात कीजिए। जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे, तुरंत लेंगे क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड पूछा है, तो उष्मा कैलोरी में पूछा है, तो अब हमको जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं। कितना से डिवाइड कर देंगे? 4.2। 4.18 है, लेकिन हम लोग उसको राउंड फिगर 4.2 मान लेते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं कि जैसे कि अगर जूल में हमको कैलोरी में निकालना रहे, हीट इन कैलोरी, यहाँ पे लिख देते हैं हीट इन कैलोरी। तो कैलोरी में अगर हम निकालेंगे ना, तो H बराबर हो जाएगा, कोई भी एक फार्मूला उठा लो, मान लो हम इसको उठा लेते हैं I स्क्वायर RT को, और इसको कितना से डिवाइड कर देंगे? हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे, कैलोरी में बन गया। अब अगर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, तो जोड़ घटाव करने के बाद आप उसको कितना से गुना कर दोगे? 4.2 से, फिर इसको 4.2 से, जो भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैलोरी में से, जूल में इस तरह से, है ना। कितना काम करना पड़ा अगर क्वेश्चन में पूछ ले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बताओ काम में बताओ कि कितना करना पड़ा, तो VIT। उष्मा पूछेगा तो भी VIT, काम पूछेगा तो भी VIT, क्योंकि जितना काम हुआ वही उष्मा में कन्वर्ट हुआ। पूरा क्लियर है? अब इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, क्यों? चलिए, तो एक क्वेश्चन लिए हैं, ये वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड शायद 2013 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वैसे भी आपको अभी ध्यान ज़्यादा देना है, जैसे कि पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना का रफ्तार कुछ वैसा ही रहा, है ना। कई दिनों तक के लॉकडाउन रहा, अभी तक के सरकार की तरफ से खुलने का कोई अभी मतलब अलाउ नहीं आया, है ना। तो उम्मीद है कि इस बार भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा रहेगी। हो सकता है पिछले साल की तरह इस बार भी 50% इंक्रीज कर दिया जाए। तो जितना आप ऑब्जेक्टिव पे अभी से ध्यान दोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि हम ऑब्जेक्टिव को रट्टा मार लेंगे, रट्टा नहीं मारना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन तुम जो रट के जाओगे वही सेम थोड़ी ना आने वाला है, वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। हो सकता है कंसेप्ट वही रहे, क्वेश्चन चेंज हो जाए। तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और उसी प्रैक्टिस के आधार पे आपका असाइनमेंट तैयार किया गया है, जो आपको मिल ही जाएगा। तो देखो, ये क्वेश्चन में क्या करा कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तब किया गया कार्य क्या होगा। ये क्वेश्चन एकदम सबसे बनना चाहिए, ईमानदारी से बनाइए क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। मैथ और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है ना,
बस यही है, एक ही जैसा होता है लगभग, मान लो तो एक ही जैसा है, मैथ है, ये भी है, न्यूमेरिकल है। तो जितना आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा अच्छे से ना, माइंड में अगर क्वेश्चन छपने लगा जब, तो आपको आंसर दिखना शुरू हो जाएगा, फार्मूला पता चलना शुरू हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके पीछे का थ्योरी क्या है, ये आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार 2 बार पढ़िए और सॉल्यूशन कीजिए इसको, बनाओ। चलो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि एक तार है जिसमें कितना करंट पास हो रहा है, 10 एम्पियर। अरे धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं ना, आई बराबर कितना है 10 एम्पियर। अब बोला गया कि तार से 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड क्या है, 10 सेकेंड क्या है, टाइम है ना, 10 सेकेंड क्या है, टाइम है, टाइम हो गया 10 सेकेंड। चलो बहुत अच्छा। अब बोल रहा तार का विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट, तो विभवांतर दे दिया 15 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया, किया गया कार्य, अभी तो बता रहे थे कि या तो काम पूछेगा या तो उसमें पूछेगा, दोनों में हमको क्या करना है, सेम फार्मूला लगाना है। तो काम पूछ लिया है तो फार्मूला क्या लगाएंगे, वी आई टी, क्योंकि वी टी आई दिया हुआ है तो वी आई टी लगाएंगे। अगर इसमें रेजिस्टेंस रहता तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि एनर्जी सब जूल में पूछा जा रहा है, काम किस में पूछा जा रहा है, जूल में। तो हमको 4.2 वाला भी कुछ करना की जरूरत नहीं है। तो W बराबर वी आई टी, वी का वैल्यू कितना दिया हुआ 15, आई का वैल्यू कितना है 10 और टी का वैल्यू कितना है 10। 15 नहीं कि 150 और 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1500 जूल है ऑप्शन में, 1500 जूल ऑप्शन नंबर सी में। बुतरू वाला सवाल है, तुम लोग बनाते नहीं हो, तुम लोग को ये बोल रहे हैं जो वीडियो देख रहे हो, अगर नहीं बना तो देखना आसपास में पानी पड़ा है, चुल्लू भर पानी कहीं पे होगा है ना, उसमें डूबना नहीं है, बस सिर्फ मुंडी सटा लेना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के देखो क्या कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तब उत्पन्न उष्मा का मान बताएं, है ना। चलो क्वेश्चन को एक बार 2 बार रिपीट कीजिए अपने मन में और बनाइए। सॉल्यूशन आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, फिर भी नहीं बनेगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस बार देखो उष्मा पूछ लिया, अभी बताए थे कि या तो उष्मा पूछेगा या तो काम पूछेगा। आगे आंसर क्या आता है, 140 कितना, 2800, 700, 280, देखते हैं। देखो यहाँ पे CAL का मतलब हुआ कैलोरी, तो आपको आंसर किस में लाना है, कैलोरी में लाना है ना। ये हम हिंट कर दिए क्योंकि तुम अपने हो मेरे हैं, तो कैलोरी में आंसर लाना है। तो पहले हम डेटा लिखते हैं, क्या दे रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम। बोला गया कि जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, भी कितना दिया हुआ है 7 वोल्ट। बोला गया कि धारा प्रवाहित जो हो रहा है ना 20 मिनट तक के हो रहा है, कितना मिनट तक के हो रहा है 20 मिनट। तो टाइम दे दिया यहाँ पे 20 मिनट, यहीं पे सब लोग फंस गए, आंसर लगा दिए होंगे 20 मिनट ही कर दिए होंगे टाइम, क्योंकि ये मिनट जो है ना, ये मिनट यूनिट नहीं है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तभी जा करके वो जूल में आएगा, तभी जा करके वो कैलोरी में आएगा ना। जूल जो लाने के लिए, वर्क डन को जूल में लाने के लिए ना, टाइम का वैल्यू मिनट में नहीं सेकंड में होना चाहिए। तो पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, 20 इंटू 60, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये SI यूनिट में आ गया सबके सब। अब हमसे बोला गया कि उष्मा बताइए, H बराबर वाट। अब बताओ TVR, ऐसा कोई फॉर्मूला H का पढ़े हैं, लिखा है ना TVR जिसमें आता है, देखो बढ़िया से, H बराबर TVR वाला कोई फॉर्मूला है, अरे है न, V² T/R, कम से कम मेरा नज़र से देख लिया, V² T/R है। V का वैल्यू कितना है 7, 7 का स्क्वायर करती, T का वैल्यू कितना है 20 गुने 60 बटा R का वैल्यू कितना है 5, तो ये तो जूल में निकलेगा। और हमसे क्या बोला गया कि कैलोरी में निकालिए, तो हम इसको कितना से गुना कर देंगे 4.2 से, मतलब डिवाइड ही तो कर रहे हैं 4.2 से हेड को। अब गुना भाग कर दो, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 5 चौके 20, 60 चौके
6 चौके 24, 240 बटा 4.2। कोई दिक्कत? पॉइंट को हटा लेंगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं? पॉइंट का मतलब है कि ऊपर में जीरो, जितना पॉइंट के बाद अंक तो पॉइंट के बाद एक अंक तो एक जीरो बढ़ गया। तो अब ये नीचे बन गया 42 और ऊपर बन गया 49। तो 7 सत्ते 49 और 7 छके 42 है ना। और 6 चौके 24 400 और 7 चौके 28 यानी 2800 कैलोरी। ये आपका आंसर हो गया। तो 2800 कैलोरी जिसका भी आएगा बहुत अच्छा, 2800 कैलोरी ये आपका आंसर है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम किसी भी तार में धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप धारा भी निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि बताइए इसी तार में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, कौन बता सकता है इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? रेजिस्टेंस हमको पता है 5 ओम का, वोल्टेज कितना अप्लाई किए इस पे 7 वोल्ट का, तो धारा कितना प्रवाहित हो रहा है? अगर आई बराबर वी बटा आर, वी का वैल्यू 7 और आर का वैल्यू 5 यानी 7 बटा 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो इतना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है। अब धारा प्रवाहित हो रहा है तो हीट भी बन रहा है। कितना हीट बन रहा है? 2800 कैलोरी है ना। यानी कि अगर हम 20 मिनट तक के धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो 2800 कैलोरी एनर्जी जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, हीट बन जा रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लेके आते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध A तथा B के समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात बताइए, है ना। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ दिए और जोड़ने के बाद उस सिस्टम से हम एक धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 2 ओम वाला तार में कितना हीट आएगा और 4 ओम वाला में कितना हीट आएगा, दोनों का रेशियो बताइए। ये आपका क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन भी है, चलो बना के देखो बनता है। देखो कुछ इसमें पिछला कंसेप्ट भी आपको याद करना पड़ेगा। साइंस जो है ना ऑर्गेनाइज नॉलेज होता है। साइंस क्या, हर चीज़ है कि बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हर चीज़ पीछे वाले चीज़ों से लिंक होता है। तो वैसे ये क्वेश्चन भी है ना। तो देखो दो रेजिस्टेंस दिया हुआ, अगर हम सॉल्यूशन देख लें जिससे बन गया है बहुत अच्छी बात है, वीडियो पॉज करके बनाइए। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे तो सर्किट ऐसा ही होगा, पिछले क्लास में ही डिस्कस किए समांतर क्रम। यहाँ पे है 2 ओम और यहाँ पे क्या है 4 ओम। तो मान लो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसमें हम एक धारा आई धारा ला करके सप्लाई कर देंगे, इधर से आई वापस होगा, ठीक है। तो हमसे बोला गया कि जब हम आई धारा प्रवाहित करते हैं, कोई एक टाइम चुन लो, टी सेकंड तक। कितना टाइम लेते हैं? टी सेकंड तक। 10 सेकंड, 100 सेकंड, 1 लाख सेकंड, कुछ भी मान लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टी सेकंड तक के अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं दोनों में, तो दोनों में जो ऊष्मा आया है ना उसका रेशियो चाहिए। तो देखो ऊष्मा का हमारे पास कई सारा फॉर्मूला है, H बराबर v² T/R VIT है ना, I² RT। तो क्या हमारे क्वेश्चन में I दिया हुआ है? नहीं, ये I से काम नहीं चलेगा। ये I तो हम माने हैं और ये I दोनों के पास थोड़ी ना आएगा। समांतर क्रम में याद करो, समांतर क्रम में क्या I सेम रहता है सबके पास। इसके पास अगर मान लो कि हम इसको हम ला करके एक बैटरी से जोड़ दिए हैं और बैटरी से I धारा निकल रहा है, तो क्या इस रेजिस्टेंस को I मिलेगा? क्या इसको I मिलेगा? नहीं, I आके बंटवारा हो जाएगा। I तो टोटल है, I में से कुछ ये खा लेगा, कुछ ये खा लेगा, आधा आधी बांट ले। वो तो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। अगर सेम रेजिस्टेंस रहेगा तो आधा आधी बांटेगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं रेजिस्टेंस भी दुगना है तो सेम तो आएगा नहीं। तो हम क्यों इस चक्कर में पड़े, आई फाई निकालने वाला चक्कर में, है ना। आई को सोचे, हम क्या सिंपल सोच लेंगे कि अच्छा आई तो बदल जाएगा, लेकिन एक ऐसा राशि भी है जो नहीं बदलता, वो क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम सोचते हैं कि मान लो कि ये V वोल्ट का बैटरी है, तो इस रेजिस्टेंस के भी हिस्सा में कितना आया? V। इसका हिस्सा में भी कितना आया? V। दोनों का हिस्सा में कितना आया? V। कॉमन चीज़ है, आसानी से काम हो जाएगा मेरा। तो V इसको भी मिला, V इसको भी मिला, T टाइम तक के दोनों को जोड़े और रेजिस्टेंस हमको पता है। तो देखो क्या क्या चीज़ मिल रहा है H निकालने के लिए। V हमको मिल गया, V मिला ना, इसका भी हिस्सा में कितना है? वोल्टेज V, इसके भी हिस्सा में कितना वोल्टेज है? V। टाइम दोनों के हिस्सा में कितना मिला? T। दोनों के पास रेजिस्टेंस है VTR। तो ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हीट का VTR आता है,
वी स्क्वायर टी बाई आर, यानी हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे वी स्क्वायर टी बाई आर, और इससे हम दोनों का हीट का रेशियो निकाल लेंगे। तो पहले हम H1 निकाल लेते हैं। H1 का मतलब है कि इस 2 ओम में कितना हीट पैदा हुआ है, V कॉमन है, T कॉमन है, रेजिस्टेंस कितना है इसका 2। H2 निकाल लेंगे, V कॉमन है, T कॉमन है, रेजिस्टेंस कितना है इसका है 4। अब दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो H1 बाई H2, तो वी स्क्वायर टी, ये सब सिर्फ बताने के लिए तो नाम कर रहे हैं, अदरवाइज तुम 1/2 1/4 से भी काम चला सकते हो, क्योंकि तो दोनों का कॉमन है। डिपेंड किस पे कर रहा है हीट, आर पे डिपेंड कर रहा है ना, वी स्क्वायर टी तो दोनों के पास है, तो वी स्क्वायर टी बाई 2 वी स्क्वायर टी बाई 4, ठीक है। वी स्क्वायर टी से वी स्क्वायर टी कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, 2 दूना क्या आ गया आंसर, 2 रेशियो 1 आएगा आंसर, है ना। अदरवाइज तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको अगर आई मिलेगा तो इसको आधा मिलेगा, है ना करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। इसको अगर 2i मिला तो इसको i मिलेगा, तो भी बना सकते हो करंट से भी, लेकिन करंट वाले लफड़े में फंसने से कोई फायदा है नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो। तो 2:1 आपका आंसर हो गया। चलो इसको छाप लो। अब आगे हम पावर को अभी देखेंगे, है ना, उसके बाद फिर पावर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, घबराओ मत, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब आप ही के लिए है ना। तो पावर देखेंगे। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है उसको समझेंगे। ऐसा तो पावर से हम लोग रूबरू रहते हैं हमेशा, है ना, आम जिंदगी में तो वैसे भी पावर का यूज होता है ना, बोलते बोलते बोल देते ना कि तुरंत कितना पावर हो, है ना। तो आम जिंदगी वाला पावर तो है, हमको क्या पढ़ना है, विद्युत पावर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा। इलेक्ट्रिक पावर का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई बल्ब खरीद के लेके आए तो दुकानदार से पूछ लेते हैं कि बल्ब में कितना पावर है ना, क्या मेरा कमरा को ये रोशनी कर सकता है कि नहीं, या मेरे हॉल में रोशनी कर सकता है कि नहीं। कोई मोटर खरीदता है तो पूछते ना कि कितना पावर है, कितना दूर तक कि ये पानी को फेंक सकता है या कितना दूर से पानी खींच सकता है। पंखा खरीदते हैं तो पूछते हैं कि कितना पावर का है। तो वैसी हर जगह पे पावर का मीनिंग सेम है। पावर यानी क्षमता, कैपेसिटी। अगर हम एक गिलास भी खरीदते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, 250 ml 100 ml का गिलास होता है। तो पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है ना कि कोई भी विद्युत परिपथ में, सिंपल जानो कि विद्युत परिपथ में ऊर्जा खर्च होने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। कोई भी विद्युत परिपथ, एक बल्ब जो है, अगर एक बल्ब है इसको भी हम कुछ देर के लिए विद्युत परिपथ मान सकते हैं। अब ये बल्ब जितना ऊर्जा खर्च करेगा, अगर मान लो कि ये बल्ब 100 वाट का है तो इसका मतलब हुआ कि ये 100 जूल पर सेकंड का है ना। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हुआ कि 1 सेकंड में ये कितना ऊर्जा खर्च करेगा, 100 जूल। या तो 1 सेकंड में ये 100 जूल खर्च करेगा, या तो 1 सेकंड में 100 जूल देगा, या तो लेगा या तो देगा। तो इसकी जो क्षमता है वो कितना है, 100 जूल का। लेकिन इसके ऊपर भी रेटिंग होता है कि आप इसको 220 वोल्ट दीजिएगा तभी करेगा। मान लो कोई आदमी है, उससे ज़्यादा काम करवाना है, कोई आदमी का क्षमता है कि वो 50 ईंट या मान लो 100 ईंट, है ना, 100 ईंट जो है 1 घंटा में ले जा सकता है। लेकिन उसके पीछे भी क्षमता है कि उसको तभी होगा जब उसको 1 गिलास जूस भी मिलना चाहिए उस बीच में, है ना। अगर ये जूस नहीं मिला उसको तो वो नहीं ये काम कर सकता है। तो ठीक उसी तरह से बल्ब का रेटिंग है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट जब देंगे तभी ये 100 वाट देगा। अगर 220 वोल्ट से हम कम देंगे ना तो ये भी अपना एनर्जी कम कर देगा। लगाओ, है ना, कैसे ही तुम कम करोगे, अब उसका खाने कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्या करेगा, वो कम करेगा। तो पावर आपको समझ में आ रहा है ना कि विद्युत परिपथ में खर्च की गई ऊर्जा के दर, रेट कैसा निकलता है, टाइम से, क्योंकि 1 सेकंड में ये 100 जूल ही खर्च करेगा, ये इसका रेट है। ऐसा हम कोई चीज़ खरीदते तो रेट होता है ना उसका, तो चीनी का मूल्य है अगर 40 रुपया किलो है तो वो 1 किलो का दाम 40 रुपया ही है, उसका रेट है वो। अब उसी रेट से आप जितना खरीद सकते हैं, 5 केजी खरीदिए, 10 केजी खरीदिए, तो वैसी है इसका रेट कि 1 सेकंड में 100 जूल ही खर्च करेगा, ना तो इससे ज़्यादा खर्च कर सकता ना तो कम, अगर हम इस रेटिंग पे डालें तो जो रेट है एनर्जी खर्च करने की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कोई पानी वाला मोटर है, वो 1 घंटा में अगर मान लो कि 1000 लीटर पानी को दे सकता है तो उसका रेट है, उसकी क्षमता है वो कि 1 घंटा में वो 1000 लीटर पानी दे सकता है। चाहे तुम कुछ भी कर लो उससे कम नहीं देगा और उससे ज़्यादा भी नहीं देगा वो,
अगर उसको सब कुछ सही मिला, जो उसका रेटिंग है, रेटिंग के अनुसार मिला, रेटिंग से आप नीचे आ जाइएगा तो उसका कैपेसिटी भी नीचे हो जाएगा। तो इसको डिफाइन हम लोग ऐसे करते हैं कि विद्युत परिपथ में खर्च की गई ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। तो किसको? ऊर्जा। और ऊर्जा की दर को हम कहते हैं, ऊर्जा जिस रेट से खर्च हो रहा ना, यहां पे कौन खर्च हो रहा? ऊर्जा, है ना। जैसे मान लो कोई आदमी है, वो एक दिन में 100 रुपया कमाता है, ठीक है, कुछ भी कर लो, वो एक दिन में कितने कमाएगा? 100 रुपया कमाएगा। तो हम बोलेंगे कि उसकी आमदनी का जो रेट है, वो रेट क्या है? एक दिन में 100, एक दिन में 100, एक दिन में 100। समझ में आ रहा बात में? तो आमदनी का रेट हुआ वो। तो वैसे ये ऊर्जा का रेट हमको चाहिए। तो रेट निकालने के लिए हमको, रेट निकालने के लिए चाहे किसी भी चीज़ का रेट हो, उसको निकालने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हम आदमी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक दिन क्या है? मेरा समय है। एक दिन पूरा होगा तभी ना 100 रुपया कमाएगा, आधे दिन रहेगा तो 100 रुपया नहीं कमा सकता। गरीब का बेचारा, है ना, हो सकता है उसके यहाँ चूल्हा भी नहीं चले। तो वैसे रेट जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो ऊर्जा की दर, शक्ति कैसे निकालता है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत परिपथ में खर्च की गई ऊर्जा की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति कहेंगे। और विद्युत पावर को हम P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। अब एक सेकंड में T का मान मान लो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में वो जितना एनर्जी खर्च करेगा वही उसका पावर होगा, है ना। अब 1 सेकंड के तुम 10 सेकंड, वही आदमी का 10 दिन के बाद आमदनी 1000 रुपया हो जाएगा। तो बोलेंगे कि 10 दिन में 1000 कमाया, तो एक दिन में कितना कमाएगा? 100 रुपया। तो एक दिन में, तो P बराबर क्या आ गया? W/T आ गया। अब इसका अगर हमसे मात्रक पूछ ले कि मात्रक क्या होगा, तो देख रहे हैं वाट, सॉरी, एक तो वाट होता है, W का यूनिट क्या होगा? जूल, और T का यूनिट क्या हो जाएगा? सेकंड। यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड, या फिर हम लोग बोलचाल की भाषा में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वाट, ठीक है, या वाट या फिर जूल पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो मात्रक इसका हो गया जूल पर सेकंड या फिर वाट। अगर हमसे वीमा पूछ लिया जाए कि वीमा इसका क्या होगा, तो वीमा कितना हो जाएगा? तो W का वीमा होता है mL2T-2, और T का वीमा क्या होगा? T, तो ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, तो mL2T-3। ये पावर का वीमा होता है, mL2T-3 हो जाएगा। तो वीमा हो गया। तीसरा, ये अदिश राशि है, पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना। कोई आदमी अगर एक दिन में 100 रुपये कमा रहा है तो उसका कोई डायरेक्शन है? कैसे कमा रहा, नहीं कमा रहा, ATM लूट के ला रहा है ना, मतलब ईमानदारी से ही कमा रहा होगा। उसको कट कर देना जो बोले। तो ये अदिश राशि क्लियर हो गया यहाँ तक क्या? अब इसी पावर को, अच्छा, W बराबर अभी क्या फॉर्मूला आया था? VIT आया था ना। तो W = VIT/T, ठीक है। तो T से T कैंसिल अगर कर देंगे हम, तो P बराबर क्या आ गया? V। अब देखो फॉर्मूला यहाँ से बनना शुरू हुआ। एक तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया W/T, अब P बराबर क्या आया? V/I आ गया, है ना। अब इसी को हम चाहें तो हमारे पास V के जगह पे IR भी लगा सकते हैं ओम के नियम से, तो I² हो जाएगा। हो सकता है मेरे क्वेश्चन में I और R दिया हुआ रहे, तो I²R। हो सकता है हमारे क्वेश्चन में V और R रहे, I न रहे, तो P बराबर क्या हो जाएगा? I को हटाना तो V/R लगाएंगे, तो V × V क्या हो जाएगा? V²/। तो ये आपका पावर का इतना फॉर्मूला है ना, VI, I²R, V²R, W/T, जो आपको समझ में आएगा, यानी जहाँ पे जिसकी जरूरत पड़ेगी वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, एक 220 वोल्ट और 1000 वाट, ये रेटिंग है, ठीक है। 220 वोल्ट और 1000 वाट क्या है? बल्ब का रेटिंग है। मतलब आप जब बल्ब खरीदते होंगे तो उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो वो लिखावट ये है 220 वोल्ट 1000 वाट। इस बल्ब को हम 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, तब बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगा? मतलब बल्ब कितना एनर्जी को खर्च करेगा, कितना पावर को खर्च करेगा, ये आपका क्वेश्चन बनाइए।
एक बार अपने से ट्राई करो। चलो देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। अभी हम बता रहे थे कि कोई भी बल्ब हो, पंखा हो, कुछ भी हो, तो उसका एक रेटिंग फिक्स रहता है उस पर कि इतना वाट है और इतना सप्लाई पे वो चलना चाहिए। जनरली भारत में जो सप्लाई है ना, पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे 220 वोल्ट इसी के आधार पे बनता है। और जैसे यूएसए वगैरह कंट्री है तो वहाँ पे 110 वोल्ट पे है, यहाँ 220 वोल्ट, वहाँ का हर्ट्ज भी अलग है, वहाँ 60 हर्ट्ज है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज है। तो थोड़ा सा यूएसए अलग है हमसे, है ना, हमारे देश से अलग है। तो 220 वोल्ट और 1000 वाट का एक बल्ब है जिसका रेटिंग कितना है 220 वोल्ट और पावर इसका कितना है 1000 वाट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम इस बल्ब को अगर 220 से जोड़ेंगे तो ये कितना पावर लेगा 1000 वाट, मतलब 1000 वाट के जैसा हमको लाइट देने वाला है। और अगर इसको हम 220 से कम पे जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा 1000 वाट से कम एनर्जी को खर्च करेगा, कम एनर्जी हमको वापस देने वाला है, यानी कम पावर देगा, कम लाइट देगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर इसको हम 220 से कम में जोड़ देंगे तो इसका लाइट भी क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी शक्ति कम हो जाएगी। कम से जोड़ेंगे ना, कुपोषण का शिकार हो जाएगा ये तो 220 से अगर कम पे जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका शक्ति भी कम हो जाएगा। 220 से ज़्यादा जोड़ देंगे तो इसका शक्ति बढ़ जाएगा, तो हो सकता है बल्ब फ्यूज भी कर जाए। तो देखते हैं कि अगर हम 220 से कम पे जोड़ते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि इसी बल्ब को आप 220 से कम में जोड़िए। आप कितना पे जोड़िए इसको 110 वोल्ट पे जोड़िए, ठीक है। और 110 वोल्ट पे जोड़िए तो उस वक्त इसका पावर कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया 110 पे जोड़ने पर। तो जब हम इस बल्ब को 110 पे जोड़ेंगे तो पावर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो कोई भी बल्ब हो, हम अगर सप्लाई चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं, है ना, पावर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा राशि है जो कभी नहीं बदलता। हो सकता है धारा भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा, रेजिस्टेंस चेंज, सॉरी मतलब वोल्टेज इसका चेंज हो रहा तो करंट भी क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि करंट को कौन चलाता है, वोल्टेज चलाता है। तो करंट भी इसमें कम जाएगा या ज़्यादा जाएगा, वो तो डिपेंड करता है, हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो अगर हम कोई भी बल्ब को ना कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे वोल्टेज पे, तो एक ऐसी राशि है जो कभी नहीं बदलती है और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो नहीं बदलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करता है नहीं, रेजिस्टेंस धारा पर डिपेंड करता है नहीं, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, तार के एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा नहीं बदलेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कन्वर्ट नहीं होगी। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो पावर दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें पी वी और आर आता हो, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, है ना, आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। पावर से फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, वी स्क्वायर बाई आर। देखो ना ये बल्ब का क्या है, वोल्टेज पता है, पावर पता है और रेजिस्टेंस फाइंड करना, प्रतिरोध निकालना। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, आर बराबर वी स्क्वायर पी ही लगाएंगे ना। चलो तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। भी का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया हुआ 220 का स्क्वायर बटा पावर कितना है इसका 1000। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस हमको फाइंड हो गया। अब इसी बल्ब को हम कितना से जोड़ रहे हैं 110 से जोड़ रहे हैं, तो कितना पावर खर्च होगा। तो P बराबर फिर से लगाएंगे फॉर्मूला हम वी स्क्वायर बटा आर। अब नया वाला पावर निकाल रहे हैं, यहाँ पे P है तो इसको P डैश मान लो। P वी स्क्वायर कितना वोल्ट से जोड़ रहे हैं हम, रेजिस्टेंस बल्ब का कितना आया 220 का स्क्वायर बटा 1000। समझ में आ रहा बात। पहले हम क्या किए, बल्ब का रेजिस्टेंस निकाले। अब हमको रेजिस्टेंस पता हो गया, सप्लाई वोल्टेज हमको पता ही है कितना जोड़ना है, तो अब बल्ब कितना शक्ति देगा हमको ये हम फाइंड कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन कर लो इस चीज को, 110 गुने 110 बटा 220 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 220 गुने 220
और 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब बैठ कर गुना भाग कर लेते, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 दूना तो 1000 बटा 4, 4 से इसको काट दिया तो कितना आया, 250 वाट आया। मतलब कि 1000 वाट का बल्ब अब कितना बच गया, 250, मतलब 1/4 भाग कट कम हो जाता है। हम वोल्टेज को आधा किए और पावर कितना हो गया इसका, एकदम 4 गुना, मतलब 1/4 में आ गया। यानी 1000 वाट का बल्ब को अगर 110 वोल्ट पे जलाओगे तो कैसे बिहेव करेगा, 250 वाट के बल्ब का जैसा बिहेव करेगा। और 100 वाट वाला जलाओगे तो 25 वाट की तरह बिहेव करेगा। और 9 वाट वाला जलाओगे तो सोच लो उसका 1/4 कर लो, जलवे नहीं करेगा, लाइट ही नहीं देगा, है ना। यही होता है। तो एक लास्ट टॉपिक है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, है ना। हम लोग चर्चा भी किए थे अभी शुरुआत में कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा। अगर हम 100 वाट का बल्ब और 60 वाट का बल्ब दोनों बल्ब को लेके आए मार्केट से खरीद के, तो कौन सा बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, है ना। दुकानदार तो बोला था कि 100 वाट वाला ज़्यादा देगा, लेकिन घर में ला के जला रहे हैं तो देख रहे हैं कि 100 वाट वाला रोशनी ही नहीं दे रहा। तो कब ज़्यादा देगा कब कम देगा उस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है, ठीक। और दोनों बल्ब को ला करके हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और कहीं ना कहीं से इसको पावर मान लो 220 वोल्ट सप्लाई कर दिए। हाँ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 220 वोल्ट सप्लाई किया, ठीक है। अब 220 वोल्ट हम सप्लाई किए हैं, बल्ब का जो पावर था वो 100 वाट था और रेटिंग जो इसका है 100 वाट पे 220 वोल्ट, और इसका भी मान लो 100 वाट पे 220 वोल्ट, सॉरी 100 वाट में ये 60 वाट। इसको लॉक कर दो, चमकता है। चमक कहाँ से आ रहा है, मतलब आँख पे लग रहा है यहाँ पर नहीं। तो मान लो कि दो बल्ब है, एक 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग पे और दूसरा है 60 वाट 220 वोल्ट रेटिंग पे, और इसको हम सप्लाई भी कितना किए हैं 220 वोल्ट से, या 230 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 230 वोल्ट पे ले लिए। तब हमसे पूछा गया कि दोनों बल्ब में कौन ज़्यादा प्रकाश देगा, और हम दोनों को जोड़े कैसे हैं, सीरीज में जोड़े, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़े। कैसे जोड़े, श्रेणी क्रम में। तो जब हम श्रेणी क्रम में 100 वाट और 60 वाट का बल्ब को लाकर जोड़ देंगे और 230 वोल्ट पे लाकर जोड़ेंगे तो कौन बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ज़्यादा प्रकाश देगा या कम प्रकाश देगा ये उस पर डिपेंड करता है, जो ज़्यादा पावर, मतलब जो हम वोल्टेज पे सप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज पे जो ज़्यादा पावर लेगा या जो ज़्यादा पावर हमको सप्लाई करने वाला है वही ज़्यादा लाइट देगा। अभी जैसे देख रहे थे कि 1000 वाट का बल्ब था लेकिन वो कितना पावर दे रहा था, मात्र 250 वाट दे रहा था, क्योंकि हम उसको क्या किए 110 वोल्ट पे जोड़ दिए। तो वैसे ये 220 वोल्ट रेटिंग का है और इसको हम कितना पे जोड़ रहे हैं, 230 पे जोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे पास कितना बल्ब है, 2 बल्ब है। तो क्या हम 230 पे जब जोड़ेंगे दोनों बल्ब को तो दोनों को 230 मिलेगा। कैसे जोड़ा हुआ, दोनों श्रेणी क्रम में है ना, और श्रेणी क्रम में पावर क्या होता है, सॉरी श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम इसको 230 से जोड़े हैं तो इसके हिस्से में कुछ आएगा, इसके हिस्से में कुछ आएगा, दोनों टोटल कितने के बराबर रहेगा, 230 के बराबर रहेगा। तो इसका वोल्टेज अलग आ रहा है, इसको वोल्टेज अलग मिल रहा है। तो कौन ज़्यादा रोशनी करने वाला है, ये चीज़ हम फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है ना, ये B1 मान लो और ये B2 मान लो। तो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस, इसको हम R1 मान लेते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V²/P। V का वैल्यू कितना है, 220 इसका रेटिंग है। हम रेजिस्टेंस हमेशा उस बल्ब के रेटिंग से ही फाइंड करेंगे, और बटा क्या है 100, ठीक है, 220 का स्क्वायर/100। इस तरह से हम सेकेंड बल्ब का देखेंगे R2 बराबर, तो इसका भी हो जाएगा V²/P। V का वैल्यू 220 का स्क्वायर बटा, कोई दिक्कत है।
अब हम लोग को पता करना है कि ये कितना पावर दे रहा और ये कितना पावर दे रहा, मतलब कितना पावर इसका है और कितना पावर इसका। तो पावर हम कैसे निकालेंगे? तो पावर निकालने का तरीका है कि हमारे पास पावर निकालने का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला V²/R। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है? VI। पावर निकालने का फॉर्मूला है I² ये 3 तरह का फॉर्मूला है। और तीनों फार्मूला को अप्लाई करने के लिए, देखो इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमको V चाहिए और R चाहिए। अगर हमको पता करना होगा कि ये 100 वाट वाला बल्ब को जब 230 से जोड़े हैं तो कितना पावर ले रहा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले V चाहिए, मतलब इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है वो पता करना पड़ेगा। वोल्टेज दोनों पे समान नहीं रह सकता, क्योंकि किस चीज़ में है ये? श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? नहीं बदलता। तो इसका वोल्टेज क्या अलग है, तो वोल्टेज पहले निकालना पड़ेगा। और वोल्टेज निकालने के लिए पहले हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, तब जाकर के वोल्टेज निकालेंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जा रहा है तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसके लिए वोल्टेज चाहिए। अच्छा, इसके लिए भी वोल्टेज चाहिए, तो ये फार्मूला बचा, तो ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अब जब भी श्रेणी क्रम में हमको पता करना हो कि कौन बल्ब ज़्यादा लाइट देगा, हम यही फार्मूला अप्लाई करें, P = I² इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे ये फ़ायदा है कि I और I दोनों में क्या है? कॉमन। अगर मान लो कि ये I करंट सप्लाई कर रहा, तो इसको भी कितना मिलेगा I, इसको भी कितना मिलेगा I, क्योंकि श्रेणी क्रम में I का मान नहीं बदलता है। तो इसको अगर 10 एम्पियर मिल रहा तो इसको भी 10, इसको 5 तो इसको भी 5। तो I का मान नहीं बदलता है, तो पावर डिपेंड किस पे करने लगा? R पे। I तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे तुम 1000 वाट का लगा दो चाहे 500 वाट का लगा दो, I दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पावर किस पे डिपेंड करने लगा? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करने लगा। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका पावर क्या होगा? कम। ज्यादा ना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा श्रेणी क्रम में। अब आते हैं हम यहाँ पे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा? जिसका नीचे है ना, डिनोमिनेटर जिसका कम रहेगा, जिसका हर कम रहेगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 60 वाट वाला बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, यानी R2 बड़ा है और R1 क्या? छोटा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो उसका पावर भी क्या होगा? ज़्यादा, यानी P2 ज़्यादा आएगा और P1 क्या हो जाएगा? कम। यानी बल्ब B2 जो है वो ज़्यादा रोशनी करेगा और B1 क्या है? कम रोशनी करेगा। यानी 60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा रोशनी करेगा और 100 वाट वाला बल्ब क्या होगा? कम रोशनी करेगा। कब? जब उसको हम कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जिस बल्ब का पावर रेटिंग कम रहता है, पावर रेटिंग का मतलब समझ में आ रहा है? जो मार्केट से लेके आते हैं बल्ब पे लिखा हुआ रहता है, लिखल कितना था इस पे, तो ये ज़्यादा रोशनी कर रहा है कि नहीं? तो कम में था ना, 100 वाट से कम था ना, लेकिन वो क्या कर रहा है? ज़्यादा रोशनी कर रहा है ना। पावर रेटिंग कम रहता है, वह ज़्यादा प्रकाश देगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ये सिंपल हो गया। अब अगर मान लो ऐसे हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 250 वोल्ट पे जोड़ेंगे। आप ये समझ गए होने कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो क्या करेगा? हमको ज़्यादा लाइट देगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब क्या है? कि जिसका पावर कम, जिसका पावर कम वो ज़्यादा लाइट देगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये है 100 वाट का बल्ब और ये है 250 वाट का बल्ब। बताओ कौन ज़्यादा रोशनी देगा? 100 वाट वाला या 250 वाट वाला? 100 वाट वाला, क्योंकि 100 वाट का मतलब क्या है? कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो क्या करेगा? ज़्यादा देगा हमको लाइट। तो श्रेणी क्रम में जिसका प्रतिरोध, जिसका पावर कम रहेगा वो ज़्यादा लाइट देगा, या फिर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा लाइट देगा। ठीक है, अब हम आते हैं समांतर क्रम में। पहले इसको लिख लो।
चलिए, तो अब हम समांतर क्रम में अगर दोनों बल्ब को जोड़ेंगे तो कौन ज़्यादा प्रकाश देगा। हमारे पास है क्वेश्चन में कि दो बल्ब है, एक 100 वाट और दूसरा कितना 40 वाट का, और दोनों का रेटिंग क्या है 220 वोल्ट 220 वोल्ट। इसको सप्लाई कितना से किए हम 230 वोल्ट से, तो कौन ज़्यादा प्रकाश देगा, ये हमारा क्वेश्चन। तो फिर वहीं पे आते हैं कि जो ज़्यादा पावर लेगा वो ज़्यादा प्रकाश देगा, है ना। तो यहाँ पर तो इसका 100 वाट है, यहाँ पे 40 वाट है, इसको 230 वोल्ट से जोड़ दिए। तो क्या 230 से जोड़ेंगे तो अब भी ये 100 वाट ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो अब ये 100 वाट तो रहा नहीं, ना ही ये अब ये 40 वाट रहा, तो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, उस पर आके देखते हैं। हम लोग को क्या देखना है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा प्रकाश देगा, चाहे वो श्रेणी में रहे चाहे समांतर में रहे। और पावर ज़्यादा कैसे होगा उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले हम इस बल्ब 1 इसको बल्ब 2 मान लें। B1 का रेजिस्टेंस देखेंगे R1 कितना हो जाएगा फॉर्मूला से, तो V²/R होता है फॉर्मूला, सॉरी P होता है ना, V²/P, R तो निकालना है। तो V क्या है यहाँ पे 220, तो 220 का स्क्वायर और पावर कितना है इसका 100 वाट। उस तरह से B2 निकालेंगे हम, तो R2 V²/P 220 का स्क्वायर, और दूसरा बल्ब का पावर जो है वो पावर कितना है 40। तो दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड हो गया। अब हमको देखना है कि कौन ज़्यादा पावर क्रिएट कर रहा है, कौन ज़्यादा पावर दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे पावर, तो पावर निकालने के लिए हमारे पास अभी फिर से हम बता रहे थे कि पावर निकालने के लिए फॉर्मूला VI V²/R है ना, I² R, 3 तरह का फॉर्मूला है, कौन लगाएंगे। अगर हम VI लगाते हैं, इस फॉर्मूला पे चर्चा करें हम, तो इस फॉर्मूला के लिए V चाहिए और I चाहिए। तो देख रहे हैं कि हम कितना से सप्लाई कर रहे हैं 230 से, तो इस बल्ब को भी कितना मिलेगा 230, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान नहीं बदलता है, जितना आप सप्लाई करोगे उतना ही वोल्टेज आएगा। तो 230 पे अगर हम जोड़े हैं तो इस बल्ब को भी कितना मिलेगा 230, इसको भी कितना मिलेगा, भले उसका रेटिंग कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका रेटिंग 220 इसका रेटिंग 110 रहता ना, तो भी 230 से सप्लाई करते हैं तो दोनों को 230 से मिलेगा समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में चेंज हो जाएगा। तो भी तो दोनों में कॉमन है, तो भी तो निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है, बट आई तो निकालना पड़ेगा ना, आई तो बदल जाता है। तो पहले हम इसका आई निकालना पड़ेगा हमको, और आई निकालने के लिए फिर से दोनों का रेजिस्टेंस निकालो, नेट रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज से आई निकालो, फिर 1/1 आई निकालो। तो फिर से वैसे कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, जैसे उसमें भी निकालना पड़ता, तो भी निकालने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता कि ना श्रेणी क्रम में, वैसे यहाँ पे आई निकालना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हमको उससे बचना है, कॉम्प्लिकेटेड से, जटिल से हमको बचना है। तो कैसे बचेंगे, तो आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच जाएंगे, आई वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बच जाएंगे, तो बचा कौन V²/R। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे P = V²/। अब इससे फाइंड कर लो, तो देखो इससे क्या फाइंड होगा कि पावर किस पे डिपेंड करने लगा, पावर V पे और R पे, बट V तो कॉमन है, दोनों बल्ब को सेम ही भी मिलेगा। कितना मिलेगा दोनों को, क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में है, इसको भी मिल रहा 230, इसको भी मिल रहा 230। तो पावर किस पे डिपेंड करने लगा, रेजिस्टेंस पे, पावर किस पे डिपेंड करने लगा, रेजिस्टेंस पे। अब ये यहाँ पे उल्टा हो गया कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसका पावर कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे न है, तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसका पावर कम, तो जिसका प्रतिरोध कम उसका पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसका प्रतिरोध कम, जिसका प्रतिरोध अगर ज़्यादा है तो उसका पावर क्या होगा, कम रहेगा, और जिसका प्रतिरोध कम रहेगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब देखते हैं कि दोनों में किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि इसमें 40, तो इसका मतलब प्रतिरोध ज़्यादा है, नीचे कम तो R क्या होगा, ज़्यादा होगा, R2 बड़ा, R1 क्या है, छोटा। तो अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पावर क्या रहेगा, कम। रेजिस्टेंस और पावर में क्या है रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो जिसका R ज़्यादा उसका P क्या होगा, कम। तो R किसका ज़्यादा है, 40 वाट वाला का ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि P2 कम हो जाएगा और P1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा। तो कौन सा बल्ब ज़्यादा, P2 को हम B2 बना लेते हैं, है ना। तो B1 ज़्यादा देगा और B2 क्या देगा, कम देगा, यानी कि 100 वाट वाला ज़्यादा हमको रोशनी देगा, क्योंकि B1 कौन है, 100 वाट है ना, तो 100 वाट वाला ज़्यादा देगा। अब यहाँ पे लिख लो कि जब बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब
जिस बल्ब का रेटिंग, पावर रेटिंग पहले से जो ज़्यादा है ना, दुकान से लाए तो ये ऑलरेडी 100 वाट का दिख रहा था, है ना, दुकानदार समझदार है, इस बार दुकानदार हमको धोखा नहीं दिया, है ना, मतलब धोखा तो कनेक्शन पे है। तो जिसका रेटिंग ज़्यादा है, पावर रेटिंग ज़्यादा रहेगा, या जिसका प्रतिरोध कम रहेगा, वो क्या करेगा, हमको ज़्यादा प्रकाश देगा, है ना। और यही इसीलिए होता है कि हम घरों में जब ज़्यादा पावर का बल्ब लगाते हैं तो ज़्यादा रोशनी देता है, क्योंकि घर का कनेक्शन कैसा होता है, समांतर क्रम में होता है ना। वही घर में अगर हम श्रेणी क्रम में कर देंगे तो जिसका पावर कम रहेगा वो ज़्यादा लाइट देगा। अब जिसको सस्ते में निपटना है तो वो क्या कर दो कि सस्ता बल्ब खरीदो, है ना, और एक तो महंगा खरीद, मतलब महंगा नहीं बोले तो एगो ज़्यादा पावर वाला खरीद लो, एगो कम पावर वाला खरीद लो। कम पावर वाला का पैसा कम लगेगा, 100 वाट वाला तो ऐसे भी 10 रुपये में मिल जाता है, दोनों को श्रेणी क्रम में लगा दो तो कम वाट वाला ज़्यादा रोशनी करेगा, 100 वाट वाला अपने आप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से भी आप अपना जुगाड़ लगा सकते हैं। अब ये सिंपल हो गया कि आपका जो भी रहेगा समांतर क्रम में जिसका पावर ज़्यादा वो लाइट ज़्यादा करेगा, श्रेणी क्रम में जिसका पावर कम वो ज़्यादा लाइट करेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और इतना ही से आपका टेस्ट भी आने वाला है, तो आप अच्छे से टेस्ट की तैयारी कीजिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, इलेक्ट्रिक सेल का पढ़ाई होगा अगले लेक्चर में, ठीक है।